गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं 13 जून का द हिंदू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी वो जो क्रैश हो गई है उसके संदर्भ में। इसमें हमें क्या जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई जिसमें 250 लोग लगभग मारे गए। ये फ़्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लंदन। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो यहाँ अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ जो है प्लेन। ये था, प्लेन का नंबर क्या था, बोइंग 787। ये एयरक्राफ्ट था जिस पर लगभग 250 लोग सवार थे और टेक ऑफ करते ही यह पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या जानना है, तो ये जो दुर्घटना हुई बहुत ही भीषण दुर्घटना हुई। तो ये जो फ़्लाइट्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, विमान होते हैं, जब भी इनमें कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की जाती है। तो वो जांच क्या करती है, इसमें होता है एक ब्लैक बॉक्स। प्रत्येक एयरक्राफ्ट में एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसमें वो सारी सूचनाएं होती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या थी, ठीक है, वह कितनी ऊंचाई पर था, हाइट कितनी थी उसकी दिशा क्या थी, दिशा, तापमान क्या था, ठीक है, प्लस इसके अलावा जो कॉकपिट में क्रू मेंबर्स होते हैं, विशेष रूप से पायलट और को पायलट, इनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है। मतलब बातचीत जो हुई होगी वो, प्लस पायलट के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दी जाती हैं किसको, एयरक्राफ्ट को, वो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती हैं ब्लैक बॉक्स में अलॉन्ग विद वॉइस। तो किसी भी दुर्घटना के बाद जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रयास होता है कि उसका ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया जाए, ताकि इसको रिकवर करके इसका जांच करके पता लगाया जा सके कि क्या गड़बड़ी हुई होगी। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है किसी भी एयरक्राफ्ट की दुर्घटना के बाद उसकी दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए। यहाँ पर आपको जानना होगा, ब्लैक बॉक्स जो होता है इसका कलर ब्लैक नहीं होता है। कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कभी कभी, तो आप याद रखेंगे। और ब्लैक बॉक्स का इम्पोर्टेंट क्या है वो भी आप समझ गए। तो ये दुर्घटना जो हुई, यहाँ पर जो लगभग 250 लोग जो प्लेन पर सवार थे वो मारे गए, प्लस जो जिस अस्पताल पर वो एयरक्राफ्ट गिरा, अस्पताल का जो मेस था वहाँ पर भी कई लोग मारे गए। तो इनकी जो शरीर था, बॉडी क्या हुई, झुलस गई सभी लोगों की। तो इसको बॉडी झुलस जाएगी तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान क्या करना मुश्किल हो जाता है। तो पहचान कैसे करेंगे, आपसे कोई पूछता है ऐसी दुर्घटना में, तो पहचान का तरीका क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए की जांच करके पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही किया जा रहा है कि डीएनए की प्रोफाइलिंग करके पता लगाया जाएगा कि कौन सा जो विक्टिम है जिनकी डेथ हो गई है वो, उसका नाम क्या है। और जब उसको पता चल जाएगा, घर वालों के डीएनए से मैच किया जाएगा उनकी, तो उनके शरीर को उनको सौंप दिया जाएगा ताकि अंतिम कार्रवाई जो होती है वो की जा सके। तो यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग देखिए, टेक्नोलॉजी जो हेल्पफुल है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात हमें जाननी है यहाँ पर, ये जो दुर्घटना हुई सिविल एविएशन के क्षेत्र में हुई है, तो इसकी जांच के लिए एक
जो है एजेंसी है जिसका नाम है AAIB। ये क्या होती है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो इसी AAIB को इसका जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यह कौन से मंत्रालय के अंडर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये इसके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए किसी भी दुर्घटना के समय, और कैसे हमें उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 की है। क्या है रिपोर्ट? पहले तो हम ये देखते हैं किसने जारी किया, किसने पब्लिश किया। उसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया। विश्व आर्थिक मंच, हिंदी में हो जाएगा, इसने रिपोर्टें जारी की है। ये जो रिपोर्ट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। WEF, विश्व आर्थिक फोरम के बारे में। ये एक NGO है, अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय NGO है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में जो आया है, तो सबसे अधिक जो टॉप रैंक इसमें मिली है, जहाँ पर जेंडर गैप क्या है, टॉप रैंकर जो होगा वहाँ पर जेंडर गैप न्यूनतम होगा। तो पहला देश है आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है आपका ब्रिटेन, दैट इज UK, पांचवा न्यूजीलैंड। तो ये वो देश हैं जहाँ पर जेंडर गैप क्या है, यहाँ पर न्यूनतम है, मतलब यहाँ पर लैंगिक समानता है, सबसे अधिक है। ठीक है। भारत को यहाँ पर कौन सी रैंक मिली है, ये आवश्यक है हमारे लिए। तो भारत को जो रैंक मिली है वो मिली 131 रैंक मिली है। पिछले वर्ष कितनी थी? पिछले वर्ष भारत की जो रैंक थी 129। तो ये हमने जान लिया इसके बारे में, भारत के बारे में। अब हम जेंडर गैप रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। संकेतक कितने संकेतक हैं? तो इसके संकेतक हैं 4, जिसके आधार पर ये जेंडर गैप का पता लगाते हैं कितना जेंडर गैप है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक अवसर और आर्थिक भागीदारी पहला हो गया। दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट,
महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना हुआ है, दैट इज राजनैतिक सशक्तिकरण। तीसरा है शिक्षा। और चौथा है हेल्थ, स्वास्थ्य। इंग्लिश में हेल्थ एंड सर्वाइवल है। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर जेंडर गैप रिपोर्ट बनाई जाती है, या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच बनाता है। ठीक है, तो भारत की जो रैंक आई 131 आई है। अगर हम इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो विशेष रूप से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसके बारे में कि भारत की स्थिति इस पैमाने पर क्या रही पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। तो जो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, राजनैतिक प्रतिनिधित्व। और राजनैतिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि महिलाएं वोट दे रही हैं, महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ के संसद में कितनी पहुंच रही हैं, और संसद जो पहुंच गई हैं वो उसमें से मंत्री कितनी बन रही हैं, ये है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है संसद में, बताया गया कि घट गया है। पहले था 14.7%, अब घट के 13.8% हो गया है। तो ये इस वर्ष घट गया है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का संसद में। और मंत्री पद पर अगर देखें, मंत्री स्तर पर महिलाओं की भागीदारी क्या है, तो वहाँ पर भी घटोतरी हुई है, 5.6% हो गया है, जो पहले था 6.5%। ठीक है, और ऐसे ही हेड ऑफ स्टेट लेवल पर देखें, मतलब देश के मुखिया महिलाएं हुई हैं या नहीं हुई, तो हमारे यहाँ तो नहीं है फिलहाल भारत में। स्वास्थ्य स्तर पर देखते हैं महिलाओं की जो जेंडर गैप की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर बहुत अधिक विषमता दिखाई पड़ती है, सॉरी हायर पैरिटीज, यहाँ पर विषमता में कमी आई है। क्या आई है, विषमता में कमी आई है। कैसे, सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है महिलाओं के, सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। दूसरा, इनकी जो जीवन प्रत्याशा है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है महिलाओं की। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारत का स्कोर बेहतर है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में अगर देखते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब ये कि कितनी महिलाएं काम पर जा रही हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया आपको मिल गया इसके बारे में कि आप क्या समझेंगे, क्या बताना होगा तो कैसे बताएंगे। नेक्स्ट है गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम। ये किसकी स्कीम है, तो ये स्कीम शुरू की है, गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम में क्या है, निवेश के द्वारा नागरिकता, मतलब अमेरिका में कुछ पैसे आप निवेश करिए और आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, जिससे वहाँ आपको रहने की अनुमति मिल जाएगी। कितना निवेश करना पड़ेगा, निवेश का मतलब पैसा उद्योगों में लगाना। तो
है लिमिट इनकी $5 मिलियन। $5 मिलियन मतलब ये $50 लाख। ठीक, इतना निवेश करके ये गोल्ड कार्ड वीज़ा आप अमेरिका से परचेज कर सकते हैं। और जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो इसके बदले आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी। तो किसके लिए है? स्वाभाविक रूप से ये अमीर वर्ग के लिए है, क्योंकि उनके पास पैसा है। अमेरिका का फ़ायदा क्या है? इसमें दो लोगों को फ़ायदा देखिए। अमीर वर्ग के लिए है तो उनको फ़ायदा है, वहाँ की सिटीजनशिप का रास्ता साफ़ होता है, रास्ता मिल जाता है। सिटीजनशिप नहीं मिलेगी डायरेक्टली यहाँ पर। अमेरिका का फ़ायदा क्या है यहाँ पर कि उसको $5 मिलियन पैसा मिल जाएगा, निवेश होगा। और जब निवेश होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, और आर्थिक वृद्धि होती है तो आपको पता है क्या होता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ये तो हो गया अमेरिका का। जो लोग इसको लेंगे ये वीज़ा, वीज़ा क्या होता है पहले तो आपको वीज़ा पता होना चाहिए। वीज़ा एक अनुमति पत्र होता है। अनुमति पत्र है या दस्तावेज है जो आपको, जो किसी विदेशी को दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए चाहिए होता है। दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए चाहिए होता है। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ये भारत में है और वो अमेरिका जाना चाहता है। मान लीजिए कि ये हैं, इनको जाना है अमेरिका, तो इनको इनके पास दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक तो भारत की नागरिकता का प्रमाण, दैट इज पासपोर्ट, पासपोर्ट भारत का, ये भारत के नागरिक हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट इनके पास चाहिए होगा वीज़ा। वीज़ा जिस देश में ये जाना चाहते हैं उस देश का वीज़ा। तो यहाँ जाना है इनको अमेरिका, तो इनको अमेरिका का वीज़ा चाहिए। तो जब अमेरिका का वीज़ा इन्हें मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है कि ये इनको अनुमति अमेरिका ने दे दी है। तो जब वीज़ा मिल गया, अनुमति मिल गई, इसके बाद ये यहाँ पर ट्रैवल करके इधर आ सकते हैं, चाहे फ्लाइट से आएँ, जैसे भी आना है। तो यही वीज़ा आप ले सकते हैं। नया वीज़ा है, वीज़ा का प्रकार जिसको बोला जा रहा है गोल्ड कार्ड वीज़ा। सीधा खरीदने वाली व्यवस्था है। $50 लाख दीजिए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अमेरिका भेज जाइए। फ़ायदा क्या होगा? अमेरिका आप आराम से जा सकते हैं। अमेरिका जाइए, वहाँ आप रह सकते हैं, रह सकते हैं, रहकर वहाँ काम कर सकते हैं आप। और जब ये अनुमति मिल जाएगी तो धीरे धीरे आपको वहाँ नागरिकता के भी प्राप्त हो जाएगी। धीरे धीरे नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है। उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बट नागरिकता की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। यही इसका उद्देश्य है। लोग जो लेना चाहते हैं वीज़ा, गोल्ड वीज़ा, उसका मेन पर्पज़ अमेरिका की नागरिकता है, अंतिम उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन। खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े आए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी में कमी लिख देते हैं 6 साल के निचले स्तर पर। तो वंस अगेन खुदरा मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति क्या होती है?
मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं, अर्थव्यवस्था में दो ही चीज़ें होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, और व्यवहार में इसको हम लोग बोलते हैं महंगाई। मतलब वस्तु का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आटा खरीदते हैं, तो आटा पिछले साल 25 रुपये के जी था, पिछले साल मान लीजिए कि मई में, और इस वर्ष मई 2025, इसको 24 कर लीजिए, में हो गया आटा 30 रुपये के जी। तो आपने कहा कि दुकानदार को महंगा हो गया आटा। तो हम मई से मई की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति मंथ टू मंथ करते हैं, पिछले साल का ही महीना इस साल के महीने से करते हैं, इसलिए हमने मई से मई लिया हुआ है। तो आप कहेंगे भाई तो बहुत महंगा हो गया है, तो कितना महंगा हुआ? 5 रुपये। तो मुद्रास्फीति है, इसको बोलते हैं। तो वस्तु कोई भी ले लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी ले रहा है। सेवाएं, जैसे आप बच्चे की फ़ीस भरने गए, डॉक्टर की फ़ीस, तो जो सेवाएं आप लेते हैं, जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके ट्रेवल किया, तो वहाँ पर आपने जो किराया दिया, तो पिछले साल पता लगता है 100 किलोमीटर गए थे तो उसके 100 रुपये पड़े थे, इस वर्ष गए 100 किलोमीटर तो 150 रुपये पड़े। तो क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। तो यही महंगाई को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि। इसका एक मतलब ये भी होता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ये तो अच्छा है। इसका मतलब है कि पैसे की खरीदने की क्षमता में घटोतरी भी तो हुई। हमारे जो पैसे हैं, पैसे को, मुद्रा क्या है हमारी? रुपए। तो इनकी जगह हम लोग एक शब्द लिख सकते हैं, मुद्रा। मुद्रा के खरीदने की क्षमता में कमी हो गई। अब मुद्रा की खरीदने की क्षमता में कमी, इसका मतलब ये भी हुआ। कैसे? कि पहले जैसे मुद्रा जो खरीद ले रही थी, 25 रुपये था, 1 किलो आटा खरीद ले रही थी यही मुद्रा। अब इस वर्ष देख रहे हैं तो 25 रुपये में 1 किलो नहीं मिल रहा है, तो मुद्रा की खरीदने की क्षमता में घटोतरी हो गई। इस खरीदने की क्षमता को बोलते हैं परचेजिंग पावर। तो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर क्या होती है, जब मुद्रास्फीति होती है तो परचेजिंग पावर में मुद्रा की कमी आ जाती है। इसको बोलते हैं, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में, इन्फ्लेशन। ठीक, अब मुद्रास्फीति आप समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को नापने के लिए दो पैमाना है हमारे पास। कौन से? एक होगा खुदरा मुद्रास्फीति के लिए, एक होगा होलसेल के लिए। तो एक पैमाने का नाम है CPI, दूसरे का नाम है WPI। CPI मतलब मुद्रास्फीति नापने के दो तरीके हैं, एक है CPI, दूसरा है WPI। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में अंतर क्या है? मुद्रास्फीति दोनों ही नापते हैं ये इंडेक्स। ये खुदरा मुद्रास्फीति नापता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके आंकड़े अभी आए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल, और होलसेल नाम से ही स्पष्ट है, तो ये होलसेल में वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को मेजर करता है। ठीक है, तो इसके आंकड़े आए हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो मुद्रास्फीति एक नापने का तरीका है CPI, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या रिटेल इन्फ्लेशन का नापने का तरीका है।
रिटेल मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति मापने का तरीका है। तो इसके आंकड़े कौन जारी करता है? जो भी जारी हुआ है डेटा जारी करता है मॉस्पी का एक ऑफिस है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, और ये काम करता है, मंत्रालय कौन सा है इसका? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक, इसके द्वारा डाटा पब्लिश किया जाता है। ये मंथली आता है, हर महीने आता है, मंथली पब्लिश होता है डेटा। ठीक, और इसके लिए जब ऐसे डाटा आते हैं तो इसके लिए एक बेस ईयर होता है। इसका बेस ईयर है 2011-12, मतलब जहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से प्राइस का लिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए CPI के बारे में। अब हम आगे घुसते हैं, CPI के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। CPI क्या है? तो CPI में करते क्या है? हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि। ठीक है, लिखते हैं वस्तु प्लस सेवा के मूल्य में होने वाली वृद्धि को कैसे करेगा ये मेजर। तो इसके लिए इन्होंने बताया क्या, एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया। किस चीज़ का? इनके पास समूह है, किसका? इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का। कुछ वस्तुएं और सेवाओं का। तो इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है सिर्फ वही नापता है। जैसे वस्तुओं में इन्होंने क्या ले रखा है? आप अनाज है, तेल है, ठीक है, सब्जी है, अंडा है, दूध है, मीट है, इन मांस। ठीक है, तो ऐसी ही वस्तुओं का समूह है जो हम लोग उपभोग करते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में। उन्हीं वस्तुओं को मिलाकर एक समूह बनाया गया जिसमें होंगी 400-600 वस्तुएं। इसी को बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कुछ वस्तुओं और सेवाओं का समूह जिनके मूल्यों में होने वाली वृद्धि को मेजर किया जाता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो मेजर करते हैं ये औसत होता है, भारित औसत। भारित औसत होता है, और इन वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि होती है वही नापता है ये CPI। सारी वस्तुएं शामिल नहीं अर्थव्यवस्था की, कुछ वस्तुओं को शामिल किया गया है जो हम उपभोग करते हैं। इन वस्तुओं को इन्होंने कई कैटेगरी में बांट रखा है, जैसे ग्रुप मैंने बताया यहाँ पे। जैसे फूड एंड बेवरेजेस, खाद्य और पेय पदार्थ एक समूह है। एक समूह इन्होंने फ्यूल का बना रखा है, ईंधन का। एक समूह इनका है कपड़ों का, क्लॉथिंग एंड फूट, जो हम चप्पल स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं वो। एक ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है एंटरटेनमेंट का। इसके अलावा पान गुटखा का भी एक ग्रुप है, पान गुटखा तंबाकू का भी एक ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप इन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें वस्तुएं शामिल की गई हैं। कुल मिला के वस्तुओं का एक समूह है, आपको जो समझना है वो ये है। ठीक है, अब ये CPI हम लोग जो देख रहे हैं, ये 3 तरह के आंकड़े जारी होते हैं CPI में। एक होता है शहर के लिए जारी करता है CPI, शहरी बोलते हैं। एक होगा CPI ग्रामीण, गांव के लिए। एक होगा संयुक्त रूप से CPI कंबाइंड, URBAN, अर्बन रूरल कंबाइंड। तो CPI से हम मुद्रास्फीति नापते हैं, लेकिन इसमें देखिए 3 कैटेगरी बना रखी। जब हमें शहरी नापना होता तो CPI अर्बन उसको बोलते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें शहरी वस्तुओं को शामिल किया गया है। रूरल में गांव की वस्तुओं को शामिल किया गया है जो गांव में उपभोग होती हैं।
गांव में जो लोग खाते हैं, और संयुक्त में क्या किया गया, इनको मिला कर बनाया गया है सीपीआई कंबाइंड। तो हमारे लिए जो आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं वो सीपीआई कंबाइंड के होते हैं। हालांकि ये भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस पर काम करता है जो आरबीआई, वो सीपीआई कंबाइंड पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बास्केट बनाया गया है, इसमें एक चीज़ होती है, दो तरह की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके जो प्राइस होते हैं उसमें परिवर्तन बहुत अधिक होता है। क्या होता है, उनके मूल्यों में परिवर्तन तेज़ी से होता है। परिवर्तन तेज़ी से मतलब कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, दोनों चीज़ें हैं। और ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं ये वोलाटाइल हैं। इनके प्राइस को बोलते हैं वोलाटाइल प्राइस इनके। और कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके प्राइस एकदम स्थिर रहते हैं, बढ़ते हैं तो धीरे धीरे गति से बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी होती है प्राइस में। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं जिनके प्राइस वोलाटाइल होते हैं? जैसे कि आप सब्जी देख लीजिए, सब्जी के दाम वर्ष में बढ़ते रहते हैं। टमाटर, आलू, गोभी, बंधा, सब में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, ईंधन के प्राइस बढ़ते हैं साल में। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसा बढ़ गया फ्यूल का, कच्चा तेल का, तो यहाँ भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों के बहुत दाम बढ़ते हैं। वहीं कुछ चीज़ें होती हैं जिनके दाम स्थिर रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इंटरटेनमेंट को ले सकते हैं। तो ये जब ऐसी वस्तुएं जिनके दाम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, और एक और बात, जिसमें खाद्यान्न वस्तुएं शामिल होती हैं, उनको मिलाकर जो इन्फ्लेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं खाद्य मुद्रास्फीति। बहुत सुनते होंगे खाद्य मुद्रास्फीति। तो ये वस्तुएं जो उसमें शामिल हैं, हमने ऊपर देखा सीपीआई में, उसमें से वो वस्तुएं जो खाद्यान्न में प्रयुक्त की जाती हैं, खाते हैं हम लोग, चाहे अनाज है, सब्जियां हैं, तेल है, ये सब चीज़ें, उसमें जो महंगाई आती है उसको बोलते हैं खाद्य मुद्रास्फीति। ठीक, इसको मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं जो, उसको बोलते हैं CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इस पर 2024 में मेंस में सवाल पूछा गया है, इसी पर आया हुआ है। वर्ष 2024 के मेंस में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी पर पूछा गया है, आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा। पेपर थर्ड, GS थर्ड में आया है, इकोनॉमिक्स वाले में। ठीक है, अब ये वोलाटाइल प्राइस वाले निकल गए। स्थिरता वाले जो बच्चे, इनको यहाँ पर जो इन्फ्लेशन निकालोगे वो बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब फूड और फ्यूल के निकाल दिया जाए तो जो बचा वो होगा कोर इन्फ्लेशन। यहाँ पर केवल फूड वाले शामिल हैं, फ्यूल नहीं शामिल, इसमें ईंधन नहीं है, केवल खाने की चीज़ें शामिल की गई हैं। कोर इन्फ्लेशन में टोटल इन्फ्लेशन जो निकाली थी ऊपर से, उसमें से फूड प्लस फ्यूल को घटा दीजिए, जो बचेगा वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो ये हमने ओवरऑल आपको समझाया क्या है पूरा प्रोसेस। यहाँ पर खाद्य मुद्रास्फीति का जो आंकड़े आए हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशन दिख रही है। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, मतलब वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हुई हैं। वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं, खाने की जो चीज़ें थी वो सस्ती हुई हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी। कोई पूछे तो आप बताइए, डिफ्लेशन होता है वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य में कमी जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक, जैसे पिछले साल 150 रुपये की थी, इस वर्ष हो गई 140 में, तो ये होगा डिफ्लेशन। क्या हुआ, डिफ्लेशन। हिंदी शब्द आप लोग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन में क्या होता है, 100 रुपये का सामान था, अगले साल हो गया 120 रुपये का, तो ये हो गई महंगाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं।
कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।